तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैथोजेनेसिस ऑफ एडिमा। ये टॉपिक मुझे पढ़ने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के वीडियो के लिए। सो प्लीज़ आप वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो कर लीजिए। चलिए अभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट आपको मिलेगा पैथोजेनेसिस ऑफ एडिमा में वो है डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर। अगर हमको डिक्रीज ऑन प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, ये एक पैथोलॉजिकल पॉइंट है। अगर हमको इसको समझना है तो हमको सबसे पहले फिजियोलॉजिकल जो फैक्टर्स है वो समझना ज़रूरी है। फिजियोलॉजिकल मतलब नॉर्मल वैल्यूज समझना ज़रूरी है। तो नॉर्मल वैल्यूज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर नॉर्मली प्लाज्मा के अंदर ऑनकोटिक प्रेशर प्लाज्मा में कितना रहता है 25 mmHg रहता है। इसके बाद में इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर ऑनकोटिक प्रेशर कितना रहता है वो है 8 mmHg। इसके बाद में प्रोटीन कंटेंट प्लाज्मा में ज़्यादा रहता है, हाई प्रोटीन कंटेंट रहता है एंड इंटरस्टिशियल स्पेस में लो प्रोटीन कंटेंट रहता है। इसके बाद में जो चीज़ मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो ये है कि प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर हम एक्सर्ट कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन पे जो कि वेसल में मौजूद है। क्यों हम उस पर पीओपी एक्सर्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमको उसके वेसल के अंदर से जो फ्लूइड है वो हमको उसमें से निकालना है। फ्लूइड हमको वेसल में से निकालना है टू ड्रॉ द फ्लूइड इनटू दी वेसल। सॉरी, हम वेसल में से निकाल नहीं रहे, हम वेसल में डाल रहे। अगर ये हो गया नॉर्मल पाथवे, ये नॉर्मली होता है। अब एबनॉर्मल हम क्या कर रहे हैं? अगर हमने टोटल नंबर ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन कम कर दिए, टोटल नंबर ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन कम करे मतलब हमने क्या किए? हाइपोप्रोटीनीमिया करे। हाइपोप्रोटीनीमिया कब होता है? जब वो 5 ग्राम पर डीएल पर से कम हुआ। तो नॉर्मल अल्ब्यूमिन काउंट जो है वो 2.5 ग्राम पर डीएल होता है। हाइपोप्रोटीनीमिया, इसको और भी नाम है हाइपो एल्ब्यूमिनिया। ये मैं आपको आगे बताऊंगी हाइपो एल्ब्यूमिनिया क्यों होता है। इसकी एल्ब्यूमिन की जगह ग्लोबुलिन क्यों नहीं रहता। ये रिजल्ट जब ये हाइपोप्रोटीनीमिया होगा तो ये रिजल्ट करेगा डिक्रीज इन प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर। इसके बाद में प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर इज नेवर इक्वल टू प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। जो कि मैंने यहाँ बताया प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, बट इट इज नेवर इक्वल टू प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर इज नेवर इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड से कभी भी इक्वल नहीं रहेगा। और जब ये इक्वल नहीं रहेगा, हमने पीओपी को डिक्रीज कर दिया। क्यों डिक्रीज किया? क्योंकि डिक्रीज इन ये दोनों का इम्बैलेंस हो गया। जब इनका इम्बैलेंस हो जाएगा तो ये रिजल्ट करेगा आउटवर्ड फ्लो ऑफ द फ्लूइड विच रिजल्ट्स इन द इनवर्ड फ्लो ऑफ द फ्लूइड which results in a decrease inward flow of the fluid from the interstitial space which causes edema। जब फ्लूइड बाहर से अंदर नहीं आके, बाहर से अंदर आना मतलब नॉर्मल प्रोसेस एंड अंदर से बाहर जाना इज द एबनॉर्मल प्रोसेस। जब फ्लूइड अंदर से बाहर जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में जाएगा वेसल से, तो बाहर एक्यूमुलेशन हो जाएगा फ्लूइड का। और बेसिक डेफिनेशन ऑफ एडिमा यही है कि एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, जब एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन फ्लूइड होगा तो एडिमा प्रोड्यूस होगा। एडिमा क्यों होगा? एडिमा का दूसरा नाम है स्वेलिंग आएगी। स्वेलिंग क्यों आएगी? क्योंकि हम अपने वेसल से एबनॉर्मल फ्लो हम करवा रहे हैं आउटसाइड में। द सेकेंड पॉइंट इज इंक्रीज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अभी जो चीज़ हमने देखी है कि पीओपी अगर कम हो, पीओपी इज नॉट इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। तो अब क्या हुआ कि जब पीओपी कम हुआ तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है बढ़ गया। बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जैसे ही बढ़ा एट द वेस्कुलर एंड पे जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा तो मोर देन पीओपी हो जाएगा। तो क्या होगा? एक्सेसिव फिल्ट्रेशन ऑफ द फ्लूइड इन द टिश्यू स्पेसेस कॉल्ड एडिमा। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड आ जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड आने की वजह से एडिमा कॉज होगा। ये हमको काय में दिखेगा? कार्डियक एडिमा में और पोस्टरल एडिमा में एक्सेट्रा। इन चीज़ों में पोस्टरल एडिमा में और कार्डियक एडिमा में हमको दिखेगा। नाउ द थर्ड पॉइंट इज लिम्फेटिक एडिमा। लिम्फेटिक एडिमा का मतलब होता है कि देखो, ये जो डायग्राम मैंने बनाई है आपको एक्सप्लेन करी इस बारे में,
ये है एक वेसल मतलब कैपिलरी। सेकंड दिस जो ब्रिक्स लाइक अपीयरेंस लग रहा है, ये है इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट, जो कि टिश्यू कंपार्टमेंट है, इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट। यहाँ पे फ्लूइड है, डेट इज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। नाउ दिस इज दिस ग्रीन कलर वेसल इज द लिम्फेटिक चैनल। नाउ दिस एरो रिप्रेजेंट्स दैट द नॉर्मल फंक्शनिंग। नॉर्मली ऐसा रहता है, नॉर्मली जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो लिम्फेटिक चैनल के थ्रू पास आउट होता है। मतलब यहाँ से वेसल से यहाँ आएगा और मतलब वेसल से इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। वेसल इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो हमने अभी देखा कि पीओपी होने की वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो कैपिलरी के अंदर जाएगा, हाई पीओपी होने की वजह से, क्योंकि पीओपी इज ऑलवेज इक्वल टू प्लाज्मा टोटल नंबर ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। तो इसकी वजह से जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो कैपिलरी के अंदर जाएगा और इधर से लिम्फेटिक चैनल्स में भी जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, ये नॉर्मल प्रोसेस है। एबनॉर्मली जब यहाँ पे हम पैथोजेनेसिस देखेंगे, एबनॉर्मली इफ देयर इज अ ऑब्स्ट्रक्शन इन आउटफ्लो ऑफ द चैनल दैट कॉजेज इडीमा। अगर ये जो चैनल है, ये जो सपोज यहाँ पे मैंने जो ये जो गोल सर्कल बनाया है, तो ये मैं बताने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आया और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आउटफ्लो नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पे वो फ्लो थमा हुआ रहेगा या फिर वो बढ़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ से जितना ज़्यादा ये वेसल से जितना ज़्यादा फ्लूइड बाहर आएगा, यहाँ पे उतना ज़्यादा फ्लूइड बढ़ता जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसकी वजह से ये ब्लास्ट होने वाली कंडीशन में आ जाएगा और वहाँ पे इडीमा कॉज होगा। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। ये हमको ये कॉज करेगा लिम्फोइडीमा। यहाँ पे लिम्फोइडीमा हो जाएगा एंड इट इज ये हमको कहाँ मिलेगा, रिमूवल ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। रिमूवल ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड हो जाएगा, मतलब अगर ये लिम्फ के अंदर हुआ तो अगर वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से लिम्फ नोड के अंदर फ्लूइड जा ही नहीं रहा, तो हमको वहाँ से वो लिम्फ नोड निकाल लेना पड़ेगा, एक्सिलरी लिम्फ नोड को रिप्लेस कर देना पड़ेगा। एंड द अदर फैक्टर्स आर, सॉरी फैक्टर्स नहीं, एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल इज प्रेशर फॉर आउटसाइड। यहाँ पे जब हम फ्लूइड बढ़ाते जाएंगे तो प्रेशर रहेगा बाहर आने के लिए, सो प्रेशर फॉर आउटसाइड। एंड मेलरोज डिसीज, मेलरोज डिसीज के अंदर भी ये चीज़ हमको नजर आएगी। सो द फोर्थ पॉइंट इज इंटरस्टिशियल स्पेस। फोर्थ पॉइंट इज टिश्यू फैक्टर्स। अब टिश्यू फैक्टर्स क्या चीज़ है? सो इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट के अंदर में दो फोर्सेस एक्ट कर रही, पहला है ऑनकोटिक प्रेशर, सेकेंड इज द टिश्यू टेंशन। ये दोनों एक साथ एक्ट कर रहे हैं। जब ये दोनों एक साथ कम हो जाएंगे, व्हेन दे आर लेस देन पीओपी एंड एचएसपी, देन क्या होगा, इडीमा कॉज होगा। इडीमा कॉजिंग फैक्टर्स क्या है? पीओपी बढ़ जाना, सॉरी ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ जाना इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट का, उसके साथ कौन बढ़ेगा, इंक्रीज परमियाबिलिटी। इंक्रीज परमियाबिलिटी ऑफ वेसल होगा, उसके साथ में डिक्रीज कौन होगा, रिमूवल ऑफ द प्रोटीन फ्रॉम द लिम्फेटिक्स। प्रोटीन लिम्फेटिक चैनल से रिमूव नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ चुका है, इसकी वजह से प्रोटीन लिम्फेटिक चैनल में से रिमूव नहीं हो पाएगा, मतलब वहाँ से नहीं निकल पाएगा। नाउ द सेकेंड थिंग इज, second factor which is causing the edema is decreased tension, tissue tension seen in the eyelid and the external genitals. Now the fifth point is increase capillary permeability. अभी हमने देखा vascular permeability बढ़ रही है क्योंकि क्या हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियल स्पेस का बढ़ रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा, वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ी। अब क्या हो रहा, इंक्रीज कैपिलरी परमियाबिलिटी। नॉर्मल जो होता है उसमें कैपिलरी के अंदर से वाटर, क्रिस्टलाइट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन बाहर जाते हैं नॉर्मल प्रोसेस में। अब क्या होगा, ये चीज़ हमने इन्फ्लेमेशन में भी देखे थे कि वहाँ पे गैप फॉर्मेशन हो जाता है अगर एंडोथीलियम जो है वो डैमेज हुआ। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर एंडोथीलियम डैमेज हो गया तो डैमेज होने की वजह से, डैमेज क्यों होगा, कैपिलरी ये जो है एंडोथीलियम, कैपिलरी एंडोथीलियम डैमेज क्यों होगा, क्योंकि कैपिलरी पॉइजन्स की वजह से। कैपिलरी पॉइजन्स मतलब क्या, टॉक्सिन्स या फिर उसके कंपोनेंट्स लाइक हिस्टामाइन, एनॉक्सिया, वेनम्स, ड्रग्स, केमिकल्स एक्सेट्रा, which results in an increased permeability for the plasma protein and enhance it increases the permeability, it increases the outflow of the protein, which
उसकी वजह से क्या होगा, कॉजेज leakage of the plasma protein in the interstitial space, जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल बढ़ेगा। प्रेशर ऑफ द कैपिलरी डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरी एंड इंक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन ऑफ द interstitial compartment, which produces the edema. Now which kind of edema is here? That is the generalized edema. Generalized edema कैसे होगा? By systemic infections। क्या रीजंस रहेंगे? सो सिस्टेमिक इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है, सर्टेन ड्रग्स, किसी ड्रग की वजह से हो सकता है, केमिकल्स की वजह से हो सकता है, एंड एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस एंड एनॉक्सिया, इन 2 रीजन से भी हो सकता है। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ एडिमा इज लोकलाइज्ड एडिमा। लोकलाइज्ड एडिमा क्यों होगा, मतलब किस वजह से होगा? सो ये किस टाइप का होगा? सॉरी, इन्फ्लेमेटरी एडिमा होगा ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शंस और इंसेक्ट बाइट एक्सेट्रा। इंसेक्ट बाइट की वजह से होता है, किसी कीड़े ने काटा तो हो सकता है, और एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से हो सकता है। नाउ दी 6th point, the third example is, third type of edema is angioneurotic edema। angioneurotic edema का मतलब होता sudden acute attack of localized edema on the skin of face, trunk, mainly involve lips, larynx, pharynx, lungs, etc. एंड इसका जो टाइप होगा वो होगा एलर्जिक। एलर्जिक, इसका ओरिजिन जो होगा वो होगा एलर्जिक ओरिजिन की वजह से होगा।